कश्मीर फाइल्स के साथ मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से परजानियाँ भी ट्रेंड कर रही है। लोग इसकी बातें कर रहे हैं, इसकी चर्चा हो रही है, और स्पेशली वो हिंदू वर्ग जो कश्मीर फाइल के अगेंस्ट है, उसको एक प्रोपेगेंडा बता के नकार रहे हैं, वो सब इसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब पे इसको प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे को भी अपने सर्कल में जो मेरे यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनके जो FB पोस्ट है उनके थ्रू ये पता चला इस मूवी के बारे में। तो चलो मैंने भी सोचा कि यार ये लोग बोल रहे हैं क्या है इस मूवी में, तो मैंने कल ही यूट्यूब पे इस मूवी को देखा है। तो ये मूवी बेसिकली 27 फरवरी 2002 को गोधरा में जो ट्रेन में 60 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था, और उसके बाद जो दंगे फैले उस पर ये बेस्ड है। तो चलो इस फिल्म को देखने के बाद आगे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, इफ़ बट मैं नहीं लगाऊंगा। फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि कोई हिंदू जय श्री राम बोल के किसी को जान से मार रहा है, ठीक है। तो उस सच से इनकार नहीं किया जा सकता, वो ऐसा हुआ है। और फिल्म को देखते वक्त सही बताऊं, मेरे को अफसोस भी हुआ और ऐसा हिंदू शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी कि श्री राम का नाम लेके कोई ऐसा काम कर रहा है। तो उसके लिए चलो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से माफ़ी भी मांगता हूँ। और मेरा ये मानना ये है कि टू रॉन्ग नेवर मेक अ राइट, ठीक है। या इसके लिए जिस फिल्म में गांधी जी का एक डायलॉग भी यूज़ किया गया है कि एन आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी वर्ग के साथ कुछ अगर गड़बड़ हो रहा है तो उसका जो फैसला है या जो उसका समाधान है, उसका जो न्याय है, वो भी कह लीजिए एक सिस्टम में या कानून के तहत ही होना चाहिए। लोगों को खुद सड़क पे उतर कर कहते हैं ना अपना ही न्याय करने नहीं बैठ जाना चाहिए। तो चलिए ये तो था मेरा पर्सनल व्यू इस मूवी के बारे में। बट ना अगर मैं इस मूवी की बात करूं तो मेरे को लगा इट इज़ नॉट दैट इम्पैक्टफुल। कहते हैं ना कि कोई मूवी हो जो हार्ड हिटिंग होती है, ये आपको झकझोर देती है। तो इस फिल्म को देखते वक्त आप क्या है ना, जो वो विक्टिम है, जो मुस्लिम विक्टिम है, उनके पेन को आप ऐसा सच फील नहीं कर पाते, या जो हिंदू दंगाई दिखाए गए हैं उनके लिए आपके मन में ऐसा कुछ कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग हैट्रेड पैदा नहीं होता है। वो शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो ये मूवी है वो इंग्लिश में है। तो जो भी ये कैरेक्टर हैं वो तो चलिए कह लीजिए ना कॉमन पीपल है, गरीब लोग हैं, और इस तरह के जो जनरल पब्लिक है। तो वो जब डायलॉग बोल रहे हैं तो उसके साथ जो उनको इमोशंस आने चाहिए वो प्रॉपर कह लीजिए निकल के नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो फिल्म में जो स्टोरी लाइन है, राइट, उसमें एक मुस्लिम फैमिली की जगह ये जो नसरुद्दीन की फैमिली है, एक पारसी फैमिली है, उसको रखा गया है। इस दंगे में उनका बेटा खो जाता है और फिर कैसे वो कोशिश करते हैं उसको ढूंढने के लिए, उसी के इर्द गिर्द ये जो कहानी है वो आगे बढ़ती है। और फिर दूसरा क्या है कि जो ये सारा जो चीज़ हो रहा है उसको एक अनबायस्ड नज़रिया देने के लिए, कह लीजिए एक्सटर्नल न्यूट्रल व्यू देने के लिए एक अंग्रेज कैरेक्टर का यूज़ किया गया है कि बाहर से कोई एक अंग्रेज यहाँ गुजरात में गांधी जी पे थीसिस लिखने आया है, और जब वो इन चीज़ों को देखता है तो वो कैसे इंटरप्रेट करता है उसको भी इस तरह से रखा गया है। तो फिल्म में मैं सही बोलूँ तो वो जो कहते हैं ना एक डीप रिसर्च और ग्राउंड वर्क की कमी साफ साफ दिखाई देती है। मतलब कि वो जो गोधरा है, राइट, वो जो इंसिडेंट था उसको सिर्फ 15 सेकंड का स्पेस दिया है। वो मूवी में जैसे एक न्यूज़ की तरह टीवी में आता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद जो दंगे हुए उसको करीब 10-15 मिनट में कवर किया गया है। और जो फिर इस डायरेक्टर का अपना जो नैरेटिव है, वो जो अंग्रेज कैरेक्टर जो थीसिस लिखना है उसके थ्रू आगे बढ़ाया गया है कि वो एक आर्टिकल में लिख रहा है कि ये जो सारा कुछ हुआ है, इनफैक्ट जो गोधरा ट्रेन में 60 हिंदुओं को जलाया गया था वो भी बीजेपी ने कराया, ताकि उसका नाम लेके फिर वो बाद में जाके दंगे करा सके। और जो इतना बड़ा वो व्यू रख रहा है उसके पीछे जो लॉजिक कारण दिया गया है वो ये कह रहा है कि 24 घंटे में ही इतने सारे लोग कैसे इकट्ठा हो सकते हैं, या उनको कैसे इतना जल्दी पता चल सकता है कि कौन मुस्लिम का घर है या कौन मुस्लिम की दुकान है। ये रीज़न दिया गया। बट सही बताऊं, मेरे को ये कुछ ऐसा ये इतनी बड़ी बात नहीं लगती। जैसे खुद मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उसमें 60 घर है, 50 फैमिली को तो मैं खुद कह लीजिए बाय नेम जानता हूँ, पहचानता हूँ।
कल को मेरी तरह 500 लोग पंचकुला के किसी जगह पे इकट्ठा हो जाए तो हमारे पास भाई 2500 फैमिली का डाटा तुरंत के तुरंत अवेलेबल है। तो ये नज़रिया कि क्योंकि जो भीड़ आई थी उनको पहले से ही पता था कि मुस्लिम घर कौन से हैं, मुस्लिम दुकानें कौन सी है, तो उसका कारण यह है कि भाई ये बहुत पहले से सारी प्लानिंग चल रही थी और उसको इस तरह से पेश किया गया। फिर उसके बाद जो एक साथ में प्लॉट चलता रहता है कि जो मुस्लिम वर्ग है वो फिर बदला लेने की तैयारी कर रही है कि अल्लाह के नाम पे हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। वो फिर सब एकजुट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और अंत तक आते दिखाते हैं कि उन्होंने वो सारा केरोसिन, पेट्रोल, चाकू, तलवार, वो बम सब बना लिए, पूरा रेडी है नेक्स्ट डे अटैक करने के लिए। फिर जो कहते हैं ना ड्रामेटिक मूवी में होती है कि जो उसका लीड होता है, उसकी वाइफ आती है, उसको बोलती है कि भाई देखो मेरी जान तो दंगे में एक हिंदू नहीं बचाई थी, और कल आप जब हिंदुओं को मारने जाने की तैयारी कर रहे हो तो आप जिसको मारोगे ज़रूरी थोड़ी है कि उसी ने आपके पापा को मारा था। तो भाई उसके बाद से वो जो बंदा है या जो पूरी ये मुस्लिम कम्युनिटी तैयारी करी थी वो सब समझ जाते हैं और वो सब वो जो भी वो प्लान कर रहे थे वो छोड़ देते हैं। तो ये प्लॉट को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है मूवी में। फिर लास्ट में जाके जो 15 मिनट है उसमें दिखाया गया है कि ये जो ह्यूमन राइट कमीशन के सामने ये जो सारे मुस्लिम विक्टिम थे वो आते हैं और अपनी गवाहियाँ देते हैं। तो फिर पहले तो भाई दिखाते हैं शुरू 5 मिनट लास्ट के, मतलब कि जो लास्ट में जो दिखाते हैं, पहले तो ये दिखाते हैं कि ये जो जितने भी विक्टिम हैं, गवाह हैं, वो सब आके ये बोल रहे हैं, जो भी पुलिस प्रशासन है या पुलिस है या आस पड़ोस के उनके डर से वो जाके बोल रहे हैं कि नहीं भाई दंगे में पुलिस का कोई हाथ नहीं है या सरकार का, प्रशासन का कोई हाथ नहीं है, उन लोगों ने पूरी कोशिश की हमें बचाने की। और इस तरह के वो लोग सारे जितने भी विक्टिम आते हैं वो गवाही देते हैं। और यहाँ पे भी फिर क्या होता है, जैसे अपने कमर्शियल मूवी में नहीं होता है कि पूरे मूवी में सब डरपोक बने रहते हैं और लास्ट की मूवी में जाके उनका अचानक ईमान और हौसला और हिम्मत सारा जाग जाता है। तो वैसा यहाँ कुछ ऐसा दिखाया, कट टू नेक्स्ट सीन एक बंदा आके वो सच जो कहते हैं ना बयान देता है अपनी हिम्मत दिखा के, और उससे क्या होता है इन सारे लोग में फिर हिम्मत आ जाती है और सारे लोग फिर फाइनली वो सही चीज़ बयान करते हैं कि कैसे भाई पुलिस लोग ने उनकी मदद नहीं की, इसमें सरकार का हाथ था और किस तरह उन पर वो सारा अत्याचार हुआ प्रशासन और पुलिस के मर्जी से। तो इस तरह से ये फिल्म यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इनफैक्ट मैं सही बोलूँ कि मेरे को लग रहा था कि इस फिल्म को उस स्टेज पे ही ख़त्म करना चाहिए था जहाँ पे जितने भी मुस्लिम विक्टिम है वो पुलिस प्रशासन या अपने आस पड़ोस के लोगों से बैकलेस के डर से वो झूठी गवाहियाँ दे रहे हैं। ये फिल्म को वहाँ अगर ख़त्म करते तो कहीं ना कहीं उसके बाद के जो इवेंट हुए हैं उससे इस फिल्म को कोरिलेट किया जा सकता था कि देखो फिल्म में भी तो भाई यही दिखाया था कि डर के मारे लोग ने कहते हैं ना आगे आके गवाही देने से पीछे हट गए, उन्होंने झूठी गवाही दी। इसलिए फिर कोरिलेट होता कि भाई चलो आगे चल के 2008 में ह्यूमन राइट कमीशन ने जो बीजेपी है, मोदी है, उसको तो पूरा क्लीन चिट दे दिया कि जो उन पे इल्ज़ाम है कि दे आर कहते हैं ना इंटेंशनली पार्ट ऑफ दिस राइट, कि वो जानबूझ के इसमें इन्वॉल्व थे, उसके तो उसको क्लीन चिट मिल गया ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से 2008 में ही। उसके बाद SIT जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उसने भी 4 साल फिर इन्वेस्टिगेशन किया और 2012 में उन्होंने भी क्लीन चिट दे दिया। फिर उसको क्लेम किया गया हाई कोर्ट ने, उन्होंने भी फिर बरी कर दिया। और फाइनली 2014 में भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आके ये कह दिया कि जो भी ह्यूमन राइट कमीशन है या SIT की फाइंडिंग है वो तथ्य बेस्ड है, वो सही है। और ये जो गवर्नमेंट पे जो ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने जानबूझ के दंगे करवाए या उन्होंने कहते हैं ना खुद आगे चल के उसको रोकने की कोशिश नहीं की या उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, वो गलत है। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने BJP मोदी को क्लीन चिट दे रखा है। तो उस तरह से इस फिल्म का जो कोर नैरेटिव है कि जो आपका गोधरा के में जो 60 हिंदुओं को जलाया गया था और BJP ही वो उसने ही किया था, मतलब जलाया था ताकि बाद में वो दंगे करा सके। तो ये जो फिल्म का कोर नैरेटिव उससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ और ये फिल्म उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाती है। यदि और कुछ लोगों ने या जिसने भी देखा है उसका कोई अलग नज़रिया है तो उससे मैं चर्चा करने को तैयार हूँ। इनफैक्ट मैं तो यही कहता हूँ कि जो भी इस तरह की फिल्में बनती है आप उसको जाके देखिए, आपका जो भी व्यू है आप आगे रखिए और दूसरे के भी व्यू को कहते हैं ना वो जो फैक्ट दे रहे हैं या उनका जो अपना एक्सपीरियंस है अपने लोगों से उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप
समझने की कोशिश कीजिए। इनफैक्ट जो भी चीज़ें सही घटनाओं पे बनती है, भले वो एक फिल्म हो या एक मूवी हो, राइट, लोगों को उसे एटलीस्ट देखना सुनना चाहिए। क्योंकि देखो होता क्या है ना कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग और पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, तो उस समय आप अपने आप को खुद देख नहीं पाते हो। बाद में वही सारी चीज़ें जब एक कहानी के रूप में, किताब की जो कहते हैं कहानी के रूप में या फिल्म के रूप में पर्दे पे आती है, तो जो भी लोग उसे देख रहे हैं, जो समाज उसे देख रहे हैं, वो अपने आप को रीएवेल्यूएट कर सकते हैं कि भाई हाँ ऐसा कुछ हुआ है और इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, या ऐसा चीज़ नहीं, हमारे साथ ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुछ चीज़ें करनी चाहिए। तो उसी हिसाब से तो मैं खुद सबको बोलता हूँ कि भाई जाइए आप परजानियाँ देखिए, खुद ही आप पता कीजिए क्या सच है क्या झूठ है। हाँ ये ज़रूर बोलूँगा कि आंख बंद करके कोई चीज़ मत देखिए। जब आप देखिए तो जिज्ञासा लेके बाहर निकलिए, और अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो वेल एंड गुड है, अगर वो फिल्म से कोरिलेट करती है, नहीं तो उसके बाद में जानिए और समझिए। बिना देखे ही सुने ही किसी चीज़ को नहीं रिजेक्ट कर दिया कीजिए। पर मैं देख रहा हूँ कि कश्मीर फाइल के साथ यही हो रहा है। स्पेशली जो हिंदू वर्ग है वो क्या कर रहा है कि बिना देखे ही इस मूवी को प्रोपेगेंडा बोल के रिजेक्ट कर दे रहा है। मेरा खुद अपना छोटा कजन ब्रदर, यानी मेरे अपने चाचा जी का सबसे छोटा लड़का है, ठीक है, वो जब कश्मीर फाइल रिलीज़ हुई थी तो ताना मारने के लिए एक ये पोस्ट डाल रहा था कि भाई जिस देश में सच्चाई जानने के लिए सिनेमा हॉल में जाना पड़े तो वहाँ पे स्कूल और कॉलेज की क्या ज़रूरत है। और फिर कुछ समय बाद दूसरा पोस्ट खुद डाल रहा कि भाई सच्चाई जानना है तो जाके परजानियाँ देखिए। तो यही होता है कि जब आपका जो थॉट प्रोसेस होता है वो फैक्ट बेस्ड नहीं होता है, सुनी सुनाई बातों पे होता है, या कह लीजिए जो आपका व्यू है वो प्रेजुडिस्ड होता है, या कह लें किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है, ठीक है ना, तो वो आपका नज़रिया कभी सही नहीं होता है। और आप कहते हैं ना कुछ समय बाद खुद ही जो अपना ही नज़रिया, अपनी ही बात को खुद ही गलत साबित कर देते हैं। यू लॉस इंटीग्रिटी ऑफ योर थॉट एज वेल एज योर कैरेक्टर। पर अभी क्या है कि सारा हिंदू समाज का कह लीजिए मोदी विरोध का ये आलम है, ठीक है, कि एक मूवी, राइट, जो आपके अपने समाज में अपने हिंदू भाइयों बहनों पे जो अत्याचार हुआ है एक धर्म के नाम पे, या जो उनकी पीड़ा है उसको सही मायने पे पर्दे पे दिखा रही है, तो भाई आप उसको मान लो कि एनालाइज करने को तैयार नहीं हो, मानने को तैयार नहीं हो कि कुछ ऐसा चीज़ हुआ है, आप उसको टोटली नकार दे रहे हो कि भाई ये प्रोपेगेंडा है। वहीं आप क्या कर रहे हो कि 17 साल पहले बनी एक मूवी, राइट, जिसमें हिंदुओं को दंगाई दिखाया गया है, उसको आप कहते हैं ना छाती चौड़ा करके अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे प्रमोट कर रहे हो, खुद देख रहे हो, और बाकी सबको बोल रहे हो कि भाई जाके ये मूवी आप देखो। अगर एक मुस्लिम भाई एक बार को ये कर रहा है तो एक बार समझ भी आता है कि भाई ठीक है, वो कश्मीर फाइल में उनको ऐसा कल्प्रिट दिखाया गया, उनको कहते हैं ना देख के उनके गलत इमेज बनती है, तो उस फिल्म को देखने नहीं जा रहे या बाकी लोग को देखने से मना कर रहे हैं, जबकि परजानिया में उनको ऐसा विक्टिम दिखाया गया है तो उस फिल्म को वो लोगों को देखने के लिए बोल रहे हैं। तो एक मुस्लिम भाई अगर ये कर रहा तो समझ आता है, बट एक हिंदू वो कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि भाई उसे लग रहा है कि इस फिल्म के द्वारा जो बीजेपी का जो कहते हैं हिंदू वोट बैंक है वो और संगठित होगा, तो उसको वहाँ बीजेपी का फ़ायदा दिख रहा है, इसलिए वो इस मूवी को ही नकार दे रहा है। मतलब कि ये जो मेरा कजन ब्रदर है, मेरे को पता नहीं कल को मेरे को कुछ हो जाए और बीजेपी मेरे लिए कुछ करने आ जाए तो उसको भी उस मदद को लेने से वो शायद इनकार कर दे कि भाई नहीं बीजेपी की मदद ले लेंगे भैया के केस में, तो पता चला कि मेरे गाँव का वोट बीजेपी को मिलने लग जाए। तो जो मैंने क्या देखा ना कि हिंदू समाज का यही एटीट्यूड रहा है हमेशा, मतलब कि भाई चलो मेरा पेट भरा हुआ है, फ्री का बिजली पानी मिल रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है उससे मेरे को क्या लेना देना। तभी आप सोचो कि 70 सालों में किसी ने भी आपकी जो कह लीजिए नैरेटिव है, आपका जो नज़रिया है, जो आपकी स्टोरी है, उसको तवज्जो नहीं दिया। आप खुद सोचो कि भाई 2002 में एक घटना होती है जिसमें हिंदू कल्प्रिट है, राइट, और 3 साल बाद उस पर एक मूवी भी बन जाती है, रिलीज़ हो जाता है, उसको कई सारे
अवार्ड भी मिल जाते हैं। और आपके ही जो देश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हुआ 1990 में, उस पर कोई फिल्म जो एक सही मायने में उसको पर्दे पे उतार रही है, उसको बनने में 32 साल लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले क्या है कि कश्मीर पे फिल्में नहीं बनी, बड़ी सारी फिल्में बनी हैं, पर उन सारे फिल्मों में कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित वो सारे गायब रहे, उनका कोई जिक्र तक नहीं रहा। इन सारे फिल्मों का नैरेटिव ऐसा रहा कि भाई जो हमारी आर्मी है वही जाके वहाँ के जो मुस्लिम युवा हैं या जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन पे वो लोग अत्याचार कर रहे हैं, तभी भाई ये सारे लोग गोली उठा के टेररिस्ट बन जा रहे हैं और फिर लोगों को मारते फिर रहे हैं। और ये कश्मीर की बात नहीं, आप जनरल भी कोई मूवी बनी है बेस्ड ऑन सोशल रिफ्ट, कहते हैं ना कि सोशल डिवाइड है और समाज में जो टकराव है, उस पर अगर कभी मूवी बनी भी है, जनरल मूवी जो ये सारी मूवी है, राइट, आप देखोगे उनका नैरेटिव ऐसा ही रहा है कि भाई मुस्लिम ही विक्टिम है, जो हिंदू हैं वो सारे कहते हैं ना उन पे अत्याचार कर रहे हैं, उसको गलत वे में ट्रीट कर रहे हैं। नैरेटिव को ऐसा रखा गया है कि मतलब कि भाई अगर हिंदू मेजोरिटी है तो वो तो उस पर कभी तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता कि वो मेजोरिटी में, बस इतना ही मान के सारा ये मूवी बनाई गई। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वही क्या हो रहा है कि 2014 के बाद से शिफ्ट होना शुरू हुआ है। और एक तरह से अब कश्मीर फाइल के साथ तो मैं कह रहा हूँ कि वो शिफ्ट अब कंप्लीट हो गया है, राइट। अब देखोगे कि आने वाले दिन में बड़ी सारे जो किताबें लिखे जाने शुरू हो जाएगी, फिल्में बननी शुरू हो जाएगी, जिसमें जो कह रहे हैं हिंदू पर्सपेक्टिव या जो उनका जो नैरेटिव है उसको एक तरह से तवज्जो दिया जाएगा, उसको प्रोमिनेंटली कहते हैं ना आगे करके दिखाया जाएगा। तो यही मैं हमेशा से मानता हूँ, समझता हूँ कि सी ऑल दिस पॉलिटिशियन, दिस फिल्म मेकर, राइटर, इनफैक्ट जो भी लोग भी हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग मी, एवरीवन आर सेल्फिश, ठीक है, everyone are seeing their own benefits. It is the society which decide where their benefit lies. तो उसी हिसाब से भाई जो आगे के जो आपके पॉलिटिशियन है, फिल्म मेकर है, राइटर हैं, वो सब काम करते हैं। अब आप देखो कि क्यों ये सारे जो चीज़ें हैं इस तरह की फिल्में वगैरह बनने लग गई हैं, क्योंकि आप देखोगे अब हिंदू समाज जो एक तरह से एकजुट होने लग गया है, वो वोकल होने लग गया है, ठीक है, वो कहने लग गया कि भाई ये कुछ चीज़ें आप दिखा रहे हो इससे हम एग्री नहीं करते या इसको हम रिजेक्ट करते हैं, या जो कुछ भी आप बात बोल रहे हो वो सही नहीं है। तो वोकली होके आगे बढ़ के वो चीज़ों को रिजेक्ट करने लग गया, और जो चीज़ें उसके कहते हैं ना नैरेटिव के साथ है या जो उसको एक अच्छे वे में प्रेजेंट करती है, उसके लिए वो प्रमोट कर रहा, खड़ा हो रहा है। तो इसी तरह से आप देखोगे कि ये जो सारा जो इकोसिस्टम है, ठीक है, वो अब एक तरह से मूव कर रहा है टुवर्ड हिंदू नैरेटिव। और वो इसलिए है कि आप अब एक तरह से एकजुट हो। बचपन में भी वो कहानी पढ़ी थी ना कि भाई बच्चे को एक लकड़ी देते हैं तोड़ने के लिए, वो जल्दी से तोड़ देता है, और वही 5-7 लकड़ी को एक साथ इकट्ठा करके देते हैं तो वो तोड़ नहीं पाता है। तो उसी तरह जो एक बिखरा हुआ समाज होता है वो हमेशा पतन की राह पे ही होता है। एकता में ही शक्ति है, कहते हैं ना, संगठन में ही शक्ति है। तो जो ये आज आप एकजुटता दिखा रहे हैं, ठीक है, उसको आप बनाए रखें। बाकी भाई जो इस तरह के पढ़े लिखे हिंदुओं का जो वर्ग है, जो ये सोचता है कि अपने हितों की बात करना या एकजुट रहना या अपने जो भी धर्म संस्कार के लिए वोकल रहना, ठीक है, उसके लिए खड़े होना, ये सब कम्युनल है, तो आप उनका कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप ये उम्मीद छोड़ दो कि आप उन्हें एक तरह से समझा सकते हो और वो फिर जो उनका थॉट प्रोसेस आप बदल सकते हो। हाँ, हम ये ज़रूर इंश्योर कर सकते हैं कि जो आने वाली जनरेशन हो वो ज़्यादा वेल अवेयर हो, राइट। वो जो ये जो है ना सेल्फ हैट्रेड या कह लीजिए कि खुद की जो हीन भावना, उससे दूर रहे। हम ये उम्मीद कर सकते हैं या कोशिश करना चाहिए कि जो आने वाला जनरेशन हो वो अवेयर हो, एकजुट हो और उसे हिंदू होने पे गर्व हो।